28 अप्रैल 2016 एर्नाकुलम केरला पेरुम्बर नामक जगह पर 30 वर्षीय जीसा अपनी मां राजेश्वरी के साथ खुशी खुशी एक छोटी सी घर में रह रही थी। लेकिन राजेश्वरी 28 अप्रैल को किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, जिस कारण जीसा घर पर अकेली थी। और ऐसा पहली बार नहीं था। अक्सर जीसा की मां राजेश्वरी अपने घर से बाहर काम के सिलसिले में जाती रहती थी। खैर, उस दिन राजेश्वरी को घर लौटने में थोड़ा देर हो गई। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। बाहर गई जीसा की मां अब घर लौटती है, इस बात से अनजान कि घर पर एक बहुत बड़ा सदमा उसका इंतजार कर रहा है। घर में घुसते ही उसने जो देखा वह शायद कोई भी मां सपने में भी देखना नहीं चाहेगी। घर के अंदर उनकी बेटी जीसा को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया गया था। ये सब देखकर जीसा की मां चिल्लाने लगी। इस तरह से राजेश्वरी की चीखें सुनकर पड़ोसियों की तुरंत ही वहां भीड़ जम गई। और जब पड़ोसियों ने भी इस मंजर को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। अब जीसा एक लॉ की स्टूडेंट थी, इसीलिए ये खबर तुरंत ही एक सनसनीखेज खबर बन गई। मीडिया के द्वारा ये खबर तुरंत ही चारों तरफ फैल गया। पुलिस को खबर मिलते ही वह तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और बॉडी को फोरेंसिक जांच के लिए तुरंत ही लैब भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस वाले के भी होश उड़ गए और उनको दिल्ली का निर्भया केस फिर से याद आ जाता है। उस लड़की के जिस्म पर 36 चाकू के निशान थे और हर एक चाकू का निशान ऐसी ऐसी जगह पर थे जो पूरी तरह से निर्भया केस को रिपीट कर रहे थे। जीसा के तमाम प्राइवेट पार्ट पर लगातार चाकू से हमला किया गया था और यही कारण है कि ये केस शुरू से लेकर अंत तक एक ऐसा केस बन गया जिसमें बहुत सारी मोड़ हैं। तो जीसा के साथ इतनी हैवानियत क्यों हुई और क्या था ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्राइम सीन को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जीसा से बदला लेना चाहता हो और उसको मारकर अपना गुस्सा शांत किया हो। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जीसा लॉ की स्टूडेंट थी और इसीलिए ये खबर पूरी तरह से वायरल हो गई। उस खबर को सुनकर गुस्से से लाल हुए लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतर गए और इसीलिए पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है। पुलिस द्वारा आसपास पूछताछ करने के बाद उनको पहला क्लू मिलता है, जिसमें एक औरत पुलिस को ये बताती है कि उस रात मैंने जीसा के घर के बाहर एक शख्स को देखा था जिसने येलो शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी। पुलिस को क्राइम सीन से कुछ एविडेंस भी मिलते हैं, जिसमें एक शराब की बोतल, एक चाकू और जीसा के नाखून में इंसानी मांस के कुछ टुकड़े भी मिले थे। शायद उसने अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले से हाथापाई करी होगी और हो सकता है ये मांस उस कातिल के ही हो। अब फिलहाल में इन्हीं एविडेंस को लेकर पुलिस अपना काम करना शुरू करती है। सबसे पहले उस विटनेस के आधार पर उस शख्स को ढूंढना था जो उस रात पीली शर्ट में जीसा के घर के बाहर दिखाई दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस शख्स का फोन नंबर मिलता है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वह नशेड़ी और गजेड़ी है। लेकिन जब उस नंबर पे कॉल किया जाता है तो सामने से कोई भी कॉल को रिसीव ही नहीं करता है। ले देकर पुलिस अब उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वह फोन नंबर कनौज में एक्टिवेट है, जिस कारण पुलिस को उस शख्स पर शक होने लगता है। इसीलिए पुलिस की एक टीम उस शख्स को कनौज से उठा लाती है और साथ ही में उसके पास से एक चाकू भी बरामद होता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाता है। उसने कहा कि मैंने एक आदमी को गांजा के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने मुझको धोखा दिया और उस दिन से चाकू लेकर मैं उसी आदमी को खोज रहा था और मेरा इस कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन उस आदमी के पास कोई भी सबूत न मिलने के कारण केरल पुलिस उसको छोड़ दिए। अब इतना सब करते करते जीसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। आखिर उस रिपोर्ट में क्या लिखा था ये सुनने से पहले आप अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लेना। जीसा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके 3 मौत के कारण बताए गए थे, जिसमें से पहला था सांस रोककर हत्या करना। जीसा के चेहरे पर जख्मों के साथ साथ उसके नाक और मुंह को जोर से बंद कर दिया गया था, जिस कारण जीसा को सांस लेने में दिक्कत हुई होगी और फिर उसकी मौत हो गई। और दूसरा था गला घोटकर। गले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गर्दन की सारी आसपास के नसें चिपक गई थी। मे बी जीसा के नेक को किसी कपड़े द्वारा दबाया गया हो। अब तीसरा कारण बहुत ही क्रूर और निर्दयी था।
थर्ड केस ऑफ डेथ में जीसा के प्राइवेट पार्ट को बड़ी ही बेरहमी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिस कारण उस पूरे एरिया का पेरिटोनियम लेयर फटकर अलग हो गया था। पेरिटोनियम लेयर बेसिकली पेट और प्राइवेट पार्ट के अंदर की परत बनाने वाली एक पतली झिल्ली है। डॉक्टर के अनुसार जीसा पर किसी दांतनुमा हथियार से वार किया गया था, जिस वजह से उसकी छोटी इंटेस्टाइन भी हथियार में फंसकर बाहर आ गई थी और इस प्रकार जीसा के पूरे बॉडी पर 36 चाकू के निशान थे। अब जीसा पर पूरे बेरहमी तरीके से वार किया गया था, तो जाहिर सी बात है वह चिल्लाई जरूर होगी, जिसकी आवाज पड़ोसियों ने जरूर सुनी होगी। पड़ोसियों के अनुसार उन्होंने जीसा को 2 बार चिल्लाते हुए सुना था, लेकिन उनको लगा कि शायद कोई छोटी मोटी चोट आई होगी। लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि कातिल की एक साजिश थी, क्योंकि हत्यारे ने उसको ज्यादा चीखने का मौका ही नहीं दिया। जांच में ये भी पता चला कि जीसा के 100 ml खून में 93% एल्कोहल है, यानी जीसा की बॉडी पूरी तरह से नशे में थी। हो सकता है हत्यारे ने जीसा को बहुत ही अधिक मात्रा में शराब पिलाई होगी, जिस वजह से जीसा चिल्ला नहीं पाई। और रिपोर्ट में यह क्लियर मेंशन किया गया था कि उसका फिजिकली शोषण भी किया गया है। क्राइम सीन से 2 आदमियों के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, इसलिए ये साबित हो गया कि इस काम को 1 से अधिक लोगों ने अंजाम दिया है और जीसा के शरीर पर घाव का मतलब भी यही था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खास चीज सामने आई। उसमें बताया गया कि जीसा के शरीर पर खास तौर पर कंधे पर इंसानी दांत के काटने के निशान भी हैं। इस पर एक्सपर्ट ने अपने ओपिनियन देते हुए कहा कि जीसा के शरीर पर जो काटने के निशान हैं, वो किसी ऐसे इंसान के हैं जिसके दांतों के बीच में गैप है, यानी इसका मतलब कातिल के दांत के बीच में गैप है। इस केस को सोल्व करने में लगभग 125 पुलिस जुड़े थे। लगभग 1 हफ्ते बाद पुलिस को इस केस में एक नया क्लू मिलता है। जीसा के घर से लगभग 25 मीटर की दूरी पर एक घर था और उस घर से जीसा के माँ के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था, जिस कारण राजेश्वरी ने उस घर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी की थी। अब पुलिस एक नई आस लेकर उस घर में जाते हैं कि शायद खूनी वहीं पर पकड़ा जाए। जब पुलिस उस घर में जाती है तो उस घर में कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय एक लड़के का। लेकिन पुलिस द्वारा उस घर की तलाशी लेने पर शराब की वही ब्रांड मिलती है जो 28 अप्रैल को उस क्राइम सीन पर बरामद हुई थी। अब पुलिस को शक होने लगा था, इसीलिए वह लड़के से पूछताछ करना शुरू करती है। बातचीत के दौरान पुलिस इस चीज पर गौर करती है कि उस लड़के के दांत में ठीक वैसा ही गैप है जैसे कि उस निशान में था। लेकिन जब पूछताछ आगे बढ़ती है तो एक और नई कहानी सामने आती है, जिसमें ये पता चलता है कि इस लड़के के बड़े भाई ने कुछ ही दिन पहले सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने की वजह जीसा ही थी। वह लड़का जीसा से प्यार करता था, लेकिन जीसा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए राजेश्वरी ने इस बात की खबर पुलिस स्टेशन में दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को थाने में बुलाया और इसी बात को वह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसको लगा कि थाने जाकर उसकी बड़ी बेइज्जती हुई है, इसीलिए वह कुछ ही दिन बाद सुसाइड कर लिया। जब पूरी कहानी पुलिस को पता चली तो उनको लगा कि जीसा का कातिल यही शख्स है, लेकिन बदकिस्मती से जब दांत का डीएनए रिपोर्ट आया तो वह मैच नहीं हुआ, यानी वह लड़का भी कातिल नहीं था। अब पुलिस की हालत खराब हो गई, क्योंकि जिन जिन लोगों पर उनका शक हो रहा था वे लोग निर्दोष साबित हो रहे थे। पुलिस को लगा कि अब सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस केस को सोल्व कर सकता है और वो है जीसा की मां राजेश्वरी देवी। जब पुलिस ने राजेश्वरी से पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है, तब जीसा की मां ने कहा कि कुछ दिन पहले एक बाइक वालों ने उनको मारने की कोशिश की थी और वो बाइक वाला एक मजदूर था, लेकिन बदकिस्मती से राजेश्वरी देवी उस दिन बच गई। तभी पुलिस को शक होता है कि हत्यारा किसी अदर स्टेट का हो सकता है, क्योंकि उस समय केरल में अदर स्टेट के बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए आते थे। अब पुलिस ने उन मजदूरों की एक सूची तैयार की जो हत्या के एक दिन पहले और एक दिन बाद केरल में काम करने के लिए आए थे, और यही कदम पुलिस के लिए सबसे कारगर साबित हुई। मर्डर के 49 दिन बाद पुलिस ने एक 24 साल के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अल इस्लाम था। इस्लाम एक मजदूर था जो असम से केरल में काम करने के लिए आया था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर जीसा और इस्लाम के बीच क्या संबंध था और उसने जीसा को क्यों मारा? जब इस्लाम ने इसका कारण बताया तो पूरे पुलिस कर्मी के होश ही उड़ गए।
उसने बोला कि जीसा को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वह ज्यादा हंसती थी। जीसा के घर के पास एक जगह थी जहां पर लड़कियां नहाती थी। चूंकि जीसा के घर पर बाथरूम नहीं था, इसीलिए वह रोज की तरह उस दिन भी नहाने के लिए वहां गई थी। और उसी वक्त आमिर इस्लाम भी वहां पर गया था, जिसे देखकर बाकी की लड़कियां उसको डांटने लगी और कहने लगी कि तुम वहां पर क्या कर रहा है, यहाँ पर तो लड़कियां नहाती हैं। अब आमिर को डांट सुनता देख जीसा हंसने लगी और जीसा को हंसते देख आमिर को जीसा पर गुस्सा आ गया। और जब सभी लड़कियां वहां से चली गई तो वह जीसा के पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। इसके बाद 28 अप्रैल शाम के 4 बजे वह जीसा के घर पहुंच गया और जीसा से हिंदी में उसने पूछा कि वह उस दिन क्यों हंस रही थी। इस पर जीसा ने उसको डांटा और चप्पल से मारने लगी, जिससे इस्लाम और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उस वक्त वहां से वह चला गया। लेकिन फिर शाम को वह जीसा के घर एक चाकू लेकर जाता है। समय करीब शाम के 5:30 बज रहे थे। आमिर ने जीसा का दरवाजा खटखटाया और जीसा ने दरवाजा खोला। जीसा ने उसको फिर डांटा और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम ने उसको दरवाजा बंद करने से रोक लिया और जीसा को घर में लेकर चला गया, जिस पर जीसा घबरा कर चिल्लाने लगी। लेकिन इसके बाद आमिर ने अपने हाथ से उसके नाक और मुंह को कसकर बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। और जब जीसा नीचे गिर गई तो उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करने लगा। इस पर जीसा ने उसका चाकू छीनकर उसके दाएं हाथ की एक उंगली को काट दिया और उसके शरीर को अपने नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया, जिस पर ऊपर बैठा इस्लाम अपने दांतों से उसके कंधे को काटने लगा और अपने बाएं हाथ से जबरदस्ती जीसा का गला घोट दिया। और इसके साथ ही उसने चाकू से जीसा के छाती पर वार करना शुरू कर दिया। बाद में जीसा जब लड़ने में सक्षम नहीं थी तब इस्लाम ने उसके साथ जबरदस्ती भी किया। इसके बाद जीसा के पेट और गर्दन पर वह लगातार वार करते रहा और जब जीसा अपनी आखिरी सांस ले रही थी तब इस्लाम ने उसको जबरदस्ती शराब भी पिलाई और अंत में उसने बड़ी बेरहमी से जीसा के प्राइवेट पार्ट को नष्ट भी कर दिया और ओवर ब्लडिंग के चलते जीसा की वही मौत हो गई। आप और मैं उस दर्द को जरा भी महसूस नहीं कर सकते जो उस दिन जीसा ने मरते वक्त महसूस किया था। यानी कुल मिलाकर इस्लाम ने जीसा के साथ वो सब कुछ किया जो उस रात निर्भया के साथ बस में हुआ था। खैर, पुलिस ने उन सब बातों को पब्लिश कर दिया जो इस्लाम ने कबूल किया था। ये केस शायद कभी सोल्व नहीं हो पाता अगर जीसा के नाखून में कातिल का डीएनए नहीं मिलता। और एक लंबे समय के बाद 16 सितंबर 2017 को कातिल की मौत की सजा सुना दी गई। सरकार के इस फैसले को सुनकर लोग बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी इस केस में एक और नया मोड़ आ गया। तो आखिर वह कौन सी बात थी जिसने एक और नया मोड़ दे दिया, जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में।